सत्येंद्र जैन जी हैं, दिल्ली सरकार में मंत्री भी रह चुके हैं, वरिष्ठ नेता हैं आम आदमी पार्टी के। आप सभी का ही बहुत बहुत स्वागत है। और प्रतिमा को मैं बुलाना चाहूंगी मंच पर। हमारे सहयोगी प्रतिमा, प्लीज हमें ज्वाइन कीजिए और सेशन को शुरू कीजिए। स्वागत है एबीपी न्यूज के शिखर सम्मेलन में आप सभी का। एक साथ आप सभी को देखकर बहुत अच्छा लग रहा है। तो सबसे पहले अरविंद जी, चुनाव कैसा चल रहा है दिल्ली का? दिल्ली वाले बताएंगे। वैसे अच्छा चल रहा है। दिल्ली के लोग कामों को याद कर रहे हैं और काम के नाम पे वोट देंगे। मैंने सवाल इसलिए भी पूछा क्योंकि मैं देख रही हूँ जहां भी जा रही हूँ, बीजेपी हो कांग्रेस हो, सबके निशाने पर एक आदमी है, अरविंद केजरीवाल। और अरविंद केजरीवाल के निशाने पर केवल एक आदमी है, अमित शाह। नहीं नहीं नहीं, आपने मेरी जितनी स्पीचेस सुनी, जितने वो सुने, कहीं मैंने किसी को गाली दी है? मैंने तो किसी का नाम भी नहीं लिया। मेरी डेली मैं 3 या 4 सभाएं अटेंड करता हूँ, इतने सारे इंटरव्यू देता हूँ। मैंने तो हमेशा ये कहा भी मैंने स्कूल बना दिए, अस्पताल बना दिए, बिजली दे दी, पानी दे दी, सड़कें बना दी, सीवर बना दिया, इसलिए वोट देना। और वो लोग केवल और केवल गालियां दे रहे हैं। आपने बिल्कुल सही कहा, उनके निशाने पे केवल केजरीवाल है। केजरीवाल ये, केजरीवाल भड़वा है, केजरीवाल ऐसा है, केजरीवाल। तो इससे गालियां देने से तो लोगों का भला नहीं होता ना, दिल्ली का भला नहीं होता गालियां देने से। तो एक तरफ गालियां देने वाली पार्टी है और एक तरफ काम करने वाली पार्टी है। जनता काम करने वाली पार्टी को पसंद कर रही है, जनता गाली देने वाली पार्टी को नहीं चाहती। लोकसभा चुनाव के दौरान प्रधानमंत्री मोदी भी एक लिस्ट गिना रहे थे कि मुझे गालियां दी जा रही हैं। अब विधानसभा चुनाव में आप कह रहे हैं आपको गालियां दी जा रही, क्यों दी जा रही है आपको गाली? वही बताएंगे गाली देने वाले, क्योंकि उनके पास काम का एजेंडा नहीं है। क्योंकि उनको, जब देखिए दिल्ली हाफ स्टेट है, तो आधा स्टेट आम आदमी पार्टी के पास है, आधा स्टेट बीजेपी के पास है। केंद्र में बीजेपी की सरकार है, एलजी साहब उनके हैं, 7 सांसद उनके हैं, केंद्र सरकार के पास अथाह पावर है, अथाह पैसा है। तो लोग उनसे पूछ रहे हैं भाई 10 साल में तुमने क्या काम किया? केजरीवाल तो अपने काम गिना रहा है कि मेरी आधी सरकार ने स्कूल बना दिए, अस्पताल बना दिए, बिजली, पानी, बसों यात्रा, तीर्थ यात्रा, इतने सारे काम कर दिए। तुम्हारी आधी सरकार थी और तुम्हारे पास इतना पैसा था, तुमने एक स्कूल बनाया, तुमने एक अस्पताल बनाया, तुमने कोई एक सड़क बनाई, तुमने कुछ काम किया दिल्ली के अंदर, तो क्यों वोट दें? फिर जब उनसे पूछते हैं अगले 5 साल क्या करोगे, फिर वो मुझे गालियां देने लग जाते हैं। तो गालियों से तो गालियां तो जनता पसंद नहीं करती। गालियों से किसी का घर थोड़ी चलेगा, गालियों से पेट थोड़ी बढ़ेगा। आप पर एक आरोप लग रहा है, आप दिल्ली वालों को बहुत डरा रहे हैं इस चुनाव में कि झाड़ू पर बटन नहीं दबाया, किसी और पर दबा दिया तो सारी सुविधाएं फुर हो जाएंगी। ऐसा मैं सचेत कर रहा हूं लोगों को, सही कर रहा हूं। आप देखो, आपने ये बहुत अच्छा प्रश्न पूछा, थोड़ा टाइम दीजिएगा मुझे। बीजेपी ने खुलेआम, बीजेपी ने और उसके नेताओं ने अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे ऐलान कर दिया है कि दिल्ली वालों को मिलने वाली 5 सुविधाएं बंद कर दी जाएंगी। फ्री शिक्षा बंद कर दी जाएगी, फ्री बस यात्रा बंद कर दी जाएगी, फ्री बिजली बंद कर दी जाएगी, मोहल्ला क्लिनिक बंद कर दिए जाएंगे, और एक 5वां क्या, फ्री पानी बंद कर दिया जाएगा। इन्होंने अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के ऊपर बोला है। आप इनके 20 राज्यों में सरकार है, वहां फोन करके पूछ लो, कम से कम लोगों का 5,000 4,000 रुपये बिजली का बिल महीना आता है। अगर फ्री बिजली बंद कर दी तो 5,000 रुपये महीना लोगों का इस वजह से आ जाएगा। अगर फ्री शिक्षा बंद कर दी तो लोगों को प्राइवेट स्कूल में अपने बच्चों को पढ़ाना पड़ेगा। मरे से मरे प्राइवेट स्कूल में भी एक बच्चे का 5,000 रुपये महीने का खर्चा तो आ ही जाता है। 2 बच्चे हैं तो 10,000 रुपये महीने का खर्चा, तो 10,000 स्कूल का खर्चा आना चालू हो जाएगा, 5,000 बिजली का। मोहल्ला क्लिनिक बंद कर दिए तो अगर आपको प्राइवेट डॉक्टर के पास जाना पड़ा, एक छोटी से छोटी बीमारी हो, प्राइवेट डॉक्टर 700-800 रुपये फीस रखवा लेता है, उस पर टेस्ट, उस पर दवाइयाँ, तो एक छोटी सी बीमारी का भी 2-2.5 हज़ार रुपये खर्चा आ जाता है। और अगर महीने में 2 बार जाना पड़ गया तो 5,000 रुपये, तो 20,000 हो गए। बस यात्रा के, एक महिला भी अगर है तो 2,500 रुपये बस यात्रा के और 2,500 रुपये पानी के, तो कम से कम 25,000 रुपये महीने की चपत लगेगी अगर कमल का बटन दबा दिया तो। ये डराना नहीं है अरविंद जी? डराना नहीं है, ये लोगों को कैलकुलेट, लोगों का बजट गड़बड़ा जाएगा, लोगों के पास पैसे नहीं है।
कोई 15,000 रुपए महीने कमा रहा है, कोई 20,000, कोई 50,000 भी कमा रहा है, कोई 1 लाख रुपए महीने भी कमा रहा है, उसके पास 25,000 रुपए का एक्स्ट्रा बोझ जो है वो नहीं दे सकता। 25,000 कहाँ से लाएगा? और फिर फ्री बिजली केवल नहीं है, 24 घंटे बिजली दिल्ली में आती है। बीजेपी के 20 राज्यों में से एक भी राज्य में भी 24 घंटे बिजली नहीं आती। उत्तर प्रदेश में पूछ लो। तो फिर इन्वर्टर का भी खर्चा, जनरेटर खरीदने पड़ेंगे, इन्वर्टर खरीदने पड़ेंगे, लंबे लंबे पावर कट लगेंगे, गर्मी में सर्दी में बुरा हाल हो जाएगा लोगों का। क्या लोग ये चाहते हैं? तो फ्रीबीज जिस पर आपको घेरा गया, अब वही फ्रीबीज तो बीजेपी और कांग्रेस भी देने की बात कह रहे हैं, और आप कह रहे हैं वो सुविधाएं बंद कर देंगे। वो उन्होंने कहीं दी? वो तो कह रहे हैं देंगे। चुनाव में क्या देंगे, कहाँ देंगे? पहले दे के दिखाएं। उनकी नीयत नहीं है। उन्होंने 10 साल में बार बार हमने जो सुविधाएं दी उनको गालियां दी। केजरीवाल फ्री की रेवड़ी देता है, केजरीवाल फ्री की रेवड़ी देता है, फ्री की रेवड़ी गंदी है, फ्री की रेवड़ी लेनी नहीं चाहिए, फ्री की रेवड़ी देनी नहीं चाहिए। अब कह रहे हैं हम भी फ्री की रेवड़ी देंगे। तो अब कैसे यकीन करें जब तुमने 10 साल गालियां ही गालियां दी कि फ्री रेवड़ी गंदी, फ्री रेवड़ी गंदी, फ्री रेवड़ी गंदी। अब कह रहे हैं हम भी फ्री की रेवड़ी देंगे मार्केट में। आतिश जी, सवाल मेरा आपसे है कि आप लोगों ने जिस तरीके से राजनीति की शुरुआत की, उसमें कदम रखा, ईमानदारी का एक आपको टैग जरूर मिला, आपने कहा हम ईमानदार राजनीति करने आए। लेकिन इस चुनाव के प्रचार में जब मैं भी उतरी ग्राउंड पर, तो ये कहा जा रहा है, हर सेकंड लोगों को याद दिलाया जा रहा है कि भ्रष्टाचार के आरोप सर से पैर तक डूबे हुए हैं, उसमें जेल तक जाना पड़ा। यहाँ 3 लोग ऐसे मौजूद हैं जो जेल जाकर वापस आए हैं। तो ये चीजें लोगों के बीच सिंक इन हुई, आपको लगता है इस चुनाव में? प्रतिमा जी, मुझे बचपन से याद है, हम टीवी पे देखते थे जब सीबीआई की रेड्स होती थी, इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज की रेड्स होती थी, तो लोगों के घरों से क्या मिलता था? कैश के ढेर मिलते थे। ये एजेंसीज उनकी रंगोली बनाती थी, कैश से सी लिखती थी, बी लिखती थी, आई लिखती थी। सोने के बिस्किट मिलते थे, प्रॉपर्टी के कागज मिलते थे कि किसी ने ड्राइवर के नाम पे, किसी ने नौकर के नाम पे, किसी ने कुत्ते के नाम पर भी प्रॉपर्टी बनाई होती थी। शेल कंपनीज के कागज मिलते थे। ये होता था भ्रष्टाचार का प्रोसीड्स ऑफ क्राइम। आम आदमी पार्टी के हर नेता के घर पर रेड हो गई, हमारे नेताओं के ऑफिसेज में रेड हो गई, लॉकर में रेड हो गई, पैतृक गांव में रेड हो गई। सारे प्रयास के बाद भी भारतीय जनता पार्टी को भ्रष्टाचार का 1 रुपया भी नहीं मिला। 1 रुपया नहीं मिला। आपको पता है, मनीष जी के जब पता चला सीबीआई को कि मनीष जी के पास लॉकर है, तो वो बड़े खुश होकर वहां पे गए थे रेड करने के लिए। क्या मिला वहां पर? जब इनका बेटा पैदा हुआ था, किसी ने उसको एक चांदी का झुंझुना दिया था, झुंझुना मिला लॉकर के अंदर। तो दिल्ली वाले बहुत समझदार हैं। वो देख रहे हैं कि कहां एक तरफ आम आदमी पार्टी है जो सुबह से लेकर रात तक उन्हें बिजली पहुंचाने, घर घर पानी पहुंचाने, उनके बच्चों को अच्छे स्कूल देने, मोहल्ला क्लिनिक बनाने, महिलाओं को बस यात्रा देने, बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा देने में लगी हुई है। और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी है जिसने सिर्फ 2 काम किए हैं। एक काम किया है आम आदमी पार्टी के नेताओं को परेशान करने का काम किया है, और दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी के नेताओं को गालियां देने का काम किया है। आज आप भारतीय जनता पार्टी को देखिए, आप उनकी सुबह से लेकर शाम तक रूटीन देखिए। सुबह 9 बजे दिन शुरू होता है, वीरेंद्र सचदेवा जी टीवी पे आएंगे, अरविंद केजरीवाल जी को गाली देंगे। 3 घंटे बाद उनके दूसरे नेता आएंगे, वो अरविंद केजरीवाल जी को गाली देंगे। 5 बजे तीसरे नेता आएंगे, वो अरविंद केजरीवाल जी को गाली देंगे। और 8 बजे चौथे नेता आएंगे, वो अरविंद केजरीवाल जी को गाली देंगे। तो दिल्ली वाले बिल्कुल साफ साफ देख रहे हैं कि एक तरफ एक पार्टी है जो काम की बात कर रही है, जो अपने 10 साल के काम गिनवा रही है, आने वाले 5 साल के वादे गिनवा रही है। एक तरफ दूसरी पार्टी है जिसने पिछले 2 साल से जेल डालने में, झूठे आरोप लगाने में, गाली देने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। ठीक है। सो मुझे लगता है कि दिल्ली वाले अपनी चॉइस बहुत समझदारी से करेंगे। लेकिन मनीष जी, मानेंगे इस बार मुकाबला कड़ा है, जब आप भी ग्राउंड पर जा रहे होंगे, कुछ चीजें तो सिंक इन की होंगी लोगों के बीच में। और एक सवाल मेरा ये भी है कि अभी तो अरविंद केजरीवाल को लेकर ही बीजेपी और कांग्रेस ये कहकर हमला बोल रही है कि कोर्ट का ऑर्डर ये कहता है कि वो सीएम नहीं बन सकते, और आप उनके चेहरे पर चुनाव लड़ रहे हो। और अभी अरविंद जी ने ऐलान कर दिया है कि नई सरकार में डिप्टी सीएम आप ही होंगे। देखिए, मुकाबला तो 2013 से जब भी हम लड़े कड़ा ही हुआ है। कभी हम नए थे, कभी और परिस्थितियां थी, और चुनाव तो कड़ा ही होता है। और हम जिन लोगों से चुनाव लड़ रहे हैं उनके पास अथाह ताकत है, पैसा है, मतलब कितना पैसा उन्होंने कमा हुआ है, और गुंडई है पूरी। उनके पास क्या नहीं है,
तो उनसे जब जब कोई चुनाव लड़ेगा तो मुकाबला तो कड़ा ही होगा, लेकिन जब जब जुनून और सच्चाई के साथ कोई लड़ा है तो जीत तो जुनून और सच्चाई की हुई है, ईमानदारी की हुई है। पैसा, अगर पैसे से चुनाव जीता जाता जैसा ये कोशिश कर रहे हैं, पैसा बांट बांट के, साड़ियां बांट बांट के, जूते बांट बांट के, तो फिर तो इस देश के सबसे रईस आदमी प्रधानमंत्री होते ना, देश के सारे रईस आदमी राज्यों के मुख्यमंत्री बने होते। पैसों से थोड़ी चुनाव जीता जाता है। आपके पास विजन होना चाहिए, आपके पास जनता के लिए आपका दिल धड़कना चाहिए। वो कहां से लाएंगे? वो नहीं है। जहां तक ये बीजेपी के लोग झूठ फैलाते हैं कि जी वो अरविंद केजरीवाल जी सीएम नहीं बन पाएंगे, कोई सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, कौन से ऑर्डर में कहा है? सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर में झूठ लिखा, मतलब सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर में कहीं लिखा ही नहीं है कि अरविंद केजरीवाल जी दोबारा सीएम नहीं बन सकते। केवल बीजेपी अपने दफ्तर में एक झूठी स्क्रिप्ट लिखती है और फिर उसको फैलाने लगती है और सब लोग उसको गाने लगते हैं। फिर ये मतलब इनके झूठ पे विश्वास करना हम सबको छोड़ना पड़ेगा, इन पे ध्यान देना ही छोड़ना पड़ेगा बीजेपी वालों को। अरविंद जी, आप और कुछ ये कहना अच्छा है कि वो मान रहे हैं कि भाई सरकार तो इन्हीं की बन रही है, सीएम कौन बनेगा उसकी वो चिंता ना करें। ये तो कांग्रेस CM भी कह रही है कि सरकार हम बना रहे हैं। सीएम भी बन जाएगा, आप कांग्रेस चिंता के ना प्रदेश करो। अध्यक्ष यहाँ आए थे, वो कह रहे सरकार हम बना रहे हैं। कांग्रेस जी चलिए इसमें तो अब क्या ही कहें। अच्छा, सत्येंद्र जैन जी, मुझे लगता है सबसे लंबा वक्त तो जेल में आप ही ने बिताया है और आपको ज्यादातर लोगों ने कहा कि अब राजनीति छोड़ दो। अभी मन पक्का है या फिर कुछ आप सोच रहे हैं, विचार कर रहे हैं? देखो, जब मुझे अरेस्ट किया था ना, सोचा था कि टीचर का बेटा है, पढ़ा लिखा है, 2 दिन में टूट जाएगा। 2 साल में तो टूटे नहीं। जब जेल में नहीं टूटे तो आपको लगता है बाहर आके टूट जाएंगे। अब मैं एक छोटी सी कहानी अरविंद जी ने बताया तो उसमें बताना चाहूँगा। मैं रानीबाग में, मेरे एक क्षेत्र में पड़ता है। मैं एक और चीज कहना चाहता हूँ, इनकी पुरानी फोटो साथ लगाना। आज 35 किलो वजन कम हो गया इसका, फिर भी नहीं टूटा ये। अरे ये ऐसे बताया जा रहा था कि आप लोगों को बहुत सुविधाएं मिल रही हैं जेल में। क्या सुविधाएं मिल रही हैं? एक बार आप होके आइए। वो थोड़ी बहुत सुविधाएं एबीपी के एंकर्स मैं तो भी कह रही हूँ कि भगवान की ABP दया से ना मैं एंकर्स- राजनीति में हूँ ना मुझ पर कोई आरोप लगे हैं, तो मैं जेल तो नहीं जाऊंगी फिलहाल। नहीं, बीजेपी के राज में आरोपों की जरूरत नहीं होती, वो वैसे ही जेल में डाल देते हैं। तो जो सुविधाएं हमें मिली, एक बार आप भी लेके उसका मजा ले लीजिए। तो ये विरोधियों को जेल में डालने का सिलसिला तो आजादी के बाद से चलता है, ये पॉलिटिक्स भी बदलनी चाहिए ना। वो कुछ बीजेपी के राज में आपको जेल तो इसलिए भी जाना पड़ सकता है कि कोई पत्रकार अगर उत्तर प्रदेश में जाके ये रिपोर्ट दिखा दे कि जमीन पे मिड डे मील में रोटी सब्जी की जगह नून तेल की से रोटियां खिलाई जा रही हैं, उतने पे पत्रकार जेल चले जाते हैं इस देश में आजकल। तो ये मत सोचिए कि पत्रकार हैं तो जेल नहीं जा पाएंगी। जब जब आप मोदी जी के खिलाफ कुछ दिखाने की कोशिश करेंगे, जब जब आप बीजेपी के खिलाफ दिखाने की कोशिश करेंगे, हम राजनीति में हम बोलने की कोशिश करते हैं, उनके खिलाफ काम करने की कोशिश करते हैं। जब जब कोई पत्रकार मोदी जी बीजेपी का सच दिखाने की कोशिश करेगा, जेल जाने की पूरी संभावनाएं रखेगा। ठीक है, आप अपनी हाँ, मैं बात बता रहा था सुनिए। आपको। हाँ। मेरे क्षेत्र में रानीबाग एक जगह है, वहाँ पे एक लड़का इनकी पार्टी का बड़ा समर्थक है, बहुत ज़्यादा। तो जब हमने 2100 रुपये की योजना निकाली तो उसने कहा भाई केजरीवाल के 2100 रुपये नहीं लेने, अपनी वाइफ से कहता है। तो वाइफ ने कहा भाई ठीक है, मैं नहीं लूँगी। तो फिर बताओ क्या क्या ना लो। बिजली भी छोड़ देती हूँ, फ्री बिजली मिलती है, पानी फ्री मिलता है वो भी छोड़ देती हूँ, और 2 बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं उनको भी निकाल के प्राइवेट में कर देती हूँ। मोहल्ला क्लिनिक जाना बंद कर देती हूँ, प्राइवेट में इलाज कराऊंगी, और बस में जाना बंद, ऑटो में चले जाऊँगी। पर ऐसा करना, 25,000 रुपये महीना देती हूँ, 50,000 रुपये महीना देना चालू कर देना। वो सज्जन पता क्या बोले, कहना मत किसी से, इस बार मैं भी केजरीवाल को ही दूंगा। क्या बात। ये स्थिति आपको लग रहा है लोगों ग्राउंड पर की है? जिंदगी तो हम बदल रहे हैं। आज मैं कहना चाहता हूं, कोई बीजेपी में है या कांग्रेस में है, वो एक बार ही सोचे, उसके बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हैं। अब तो कई अमीरों के बच्चे भी सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हैं। हमने कभी भेदभाव नहीं किया, हम कभी इसलिए नहीं काम करते कि केवल आम आदमी पार्टी वालों को फायदा हो। सब बीजेपी वालों को भी फायदा पहुंचाया, कांग्रेस वालों को भी फायदा पहुंचाया। मैं उनको कहना चाहता हूं, वोट इस वजह से मत देना कि तुम बीजेपी में हो, तुम कांग्रेस में हो। वोट अपने परिवार को देख के देना कि किसमें फायदा है आपके परिवार का, किसमें फायदा है आपके बच्चों का, आपके बच्चों का भविष्य कौन बना रहा है। अगर आम आदमी पार्टी नहीं आई तो आपके बच्चों के भविष्य का क्या होगा, उनको तो, और आपके परिवार का कैसा खर्चा चलेगा। और एक बार अपनी वाइफ से जरूर पूछ लेना वोट डालने के पहले। मुझे लगता है एक क्वालिटी आपके अंदर ऐसी है जो मुझे लगता है सभी नेताओं में होनी चाहिए कि आप अपनी गलती एक्सेप्ट करते हैं। आपने अपने गारंटीज को लॉन्च करते हुए वो बातें भी बताई जो आप दिल्ली की जनता से वादा किया था आपने और आपने पूरी नहीं की।
और उसमें एक बड़ा वादा यमुना की सफाई का था। उस पर मैं देख रही हूँ दिल्ली की राजनीति कितनी ज्यादा गरमाई हुई है, आर पार चल रहा है। आपने तो जो बात कही है उस पर आपके खिलाफ केस चलाने की बात कही जा रही है। यमुना के पानी में बीजेपी जहर मिला रही है, नरसंहार जैसे आरोप आपने लगा दिए। न केवल बीजेपी, कांग्रेस कह रही है कि आपके खिलाफ अफवाह फैलाने की एवज में केस होना चाहिए। नहीं, कांग्रेस तो बीजेपी के साथ मिलके और बिल्कुल वो इलू इलू होता है ना, आई लव यू, सो उनका प्यार और उनका मोहब्बत जो है वो क्या रोमियो जूलियट की तरह और मजनू, लैला मजनू की तरह कांग्रेस और बीजेपी का प्यार है दोनों का। ये तो अब जग जाहिर हो गया, तो उसकी बात ना करें। कल नायब सैनी जी कहाँ गए थे? पल्ला गए थे, बोले मैं सबके सामने पानी पीऊंगा और ये पानी साफ है। एक बार जब ये इंटरव्यू दिखाएं तो उनका क्लिप जरूर दिखा देना। उस क्लिप में वो कह रहे हैं कि आधी क्लिप आप लोग वायरल कर रहे हैं, बाद में उन्होंने आचमन करके पानी पी भी लिया। नहीं है, दिखाओ कहाँ है। ऐसे क्लिप्स जो है वो वायरल हैं, दोनों क्लिप्स वायरल हैं। नहीं, दूसरी दिखा दो, पूरी दिखा दो, आप पूरी दिखा दो। उन्होंने पानी पिया, मुंह में डाला और या तो उस पानी में बदबू बहुत ज्यादा थी या टेस्ट बहुत ज्यादा थी, उसी समय उनको उल्टी सी आ गई और उन्होंने वो सारा पानी यमुना में उंडेल दिया। जिस पानी को वो खुद नहीं पी सकते और पीआर करने गए थे, एक घूंट तो पी लेते सबके सामने। जो एक घूंट पानी वो खुद नहीं पी सकते, वो पानी दिल्ली के लोगों को पिलाना चाहते हैं। मैंने आवाज ही तो उठाई उसके खिलाफ, आप साफ पानी भेज दो। मेरे से लड़ क्यों रहे हो? यही तो मैं कह रहा हूँ, 24 घंटे लड़ते हैं। मैंने कहा भाई पानी गंदा आ रहा है, वो कहते हैं हाँ केजरीवाल जी दिखाओ कहाँ आ रहा है, मैं दिखा देता, वो पानी साफ भेज देते। इतना ही सी तो बात थी। हम लड़ना नहीं चाहते, हम आज भी कह रहे हैं आप पानी साफ भेज दो, मुद्दा खत्म। नहीं, पर अरविंद जी, आप लोग सिर्फ दावा करेंगे या फिर आप लोग सबूत भी देंगे? आज हमारे लोग जो हैं वो पानी की बोतलें भेज रहे हैं उनको। 7 ppm अमोनिया का पानी कोई पी के दिखा दे, 7 ppm अमोनिया का पानी कोई पी के दिखा दे, हम कह देंगे भाई हमने गलती कर दी। मतलब आप जहरीला पानी दिल्ली में भेज रहे हो। आप कह रहे हो लोग, दिल्ली के लोग जहरीला पानी पिए और अगर बीमार पड़ गए सारे लोग तो केजरीवाल बदनाम होगा। मेरे को बदनाम करने के लिए वोट की खातिर आप दिल्ली के लोगों की हेल्थ के साथ और जान के साथ खेलो। अरविंद जी, ये तो सही नहीं है। दो चीजों पे जवाब चाहूंगी। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा ये पानी मैं भी पीता हूं, देश के न्यायाधीश भी पीते हैं। ये आरोप अगर आप लगा रहे हैं तो बहुत गंभीर आरोप है। ये पानी नहीं पीते हैं वो, उनको पानी साफ होके वाटर ट्रीटमेंट प्लांट से जाता है। ये बड़े दुख की बात है कि प्रधानमंत्री जी भी इस किस्म की राजनीति कर रहे हैं, जब देश के वो जो पानी आता है वो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में आता है। वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में जब अमोनिया बहुत ज़्यादा हो जाता है तो उसको डाइल्यूशन करना पड़ता है और 30-40% पानी की प्रोडक्शन कम हो जाती है। वो साफ करने के बाद पानी भेजा जाता है। तो प्रधानमंत्री जी कहते हैं मैं तो यमुना का पानी पी रहा हूँ। अरे नायब सैनी नहीं पी पाया, प्रधानमंत्री जी कहाँ से पी लेंगे? आज मैं एक बोतल प्रधानमंत्री जी को भी भेज दूंगा। अभी हमने कई बोतलें बनाई हैं 7 ppm पानी की, सबको भेज रहे हैं इनके नेताओं को। कोई टीवी चैनल पे आके 7 ppm अमोनिया का पानी पी के दिखा दे, मैं मान जाऊंगा। नहीं अरविंद जी, भाई अगर 7 ppm अमोनिया जहर नहीं होता तो और क्या जहर होता है? क्या हम इस टेक्निकल, वो कहते हैं नहीं जहर नहीं होता, इससे तो कैंसर होता है। तो कैंसर क्या मरने से कम है? ये क्या डिबेट चल रहा है? 7 ppm अमोनिया का पानी आप दिल्ली को भेजोगे और कहोगे, मैं अगर कहता हूं मेरे दिल्ली वालों को साफ पानी दो, कहते हैं केजरीवाल राजनीति कर रहा है। राजनीति मैं कर रहा हूं, राजनीति तुम कर रहे हो यार। नहीं, मैं सवाल इसलिए पूछ रही हूं आपसे क्योंकि आपका कंसर्न जेन्युइन है, किसी को भी गंदा दूषित पानी नहीं मिलना चाहिए। लेकिन अमोनिया का लेवल यमुना में इससे पहले भी बढ़ा है, कई बार बढ़ा है, ऐसी रिपोर्ट्स है। इस टाइमिंग को लेकर सवाल पूछा जा रहा है कि इस जहर की बात, नरसंहार की बात आप लोगों ने भी इसलिए की क्योंकि ये पॉलिटिकली सूट कर रहा था, इसकी टाइमिंग को लेकर ये सवाल पूछा जा रहा है। प्रतिमा जी, ये बिल्कुल सही बात है कि अमोनिया का लेवल कई बार बढ़ा है। 1 ppm तक का नॉर्मल अमोनिया माना जाता है जो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में ट्रीट हो जाता है जी। वो 2 ppm पहुंच जाता है, हम डाइल्यूट कर देते हैं, हम एक्स्ट्रा पानी डाल देते हैं, 3 पहुंच जाता है। लेकिन आप पिछले 10 साल का डेटा उठा के देख लीजिए, कभी भी 4 ppm अमोनिया से ज्यादा हरियाणा में यमुना में नहीं आया। ऐसा कैसे हो गया कि दिल्ली चुनाव से 10 दिन पहले 1 ppm से 2 ppm से बढ़ के 5 ppm, 6 ppm, 7 ppm अमोनिया तक पानी पहुंच जाता है? क्या लगा था उन्हें? हमारे पास 2 ऑप्शंस थे, हम या तो दिल्ली वालों का पानी रोक दें या उनको जहरीला पानी दे दें।
तो हरियाणा ने भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बिल्कुल साजिश रची। ये मुझे बताइए कैसे हो गया कि 5 दिन पहले तक 7 ppm का पानी आ रहा था, अरविंद जी ने मुद्दा उठाया, उसके बाद अमोनिया कम हो गया। अब आप देखिए अब अगर ठीक हो गया, आज जैसे ही हमने शोर किया ठीक हो गया। तो कौन डाल रहा था अमोनिया? अचानक कैसे अपने आप आ गया और अपने आप ठीक थोड़ी हो गया? कौन डाल रहा था यमुना के अंदर गंदा पानी? साजिशन हुआ है ये आप ऑब्वियसली। और ये मतलब हमने शोर करने के पहले आतिशी जी बताइए आपने कितनी बार हरियाणा सीएम से बात की? पहले फोन पे आए, 4-5 बार उन्होंने बात की, उसके बाद फोन पे आना बंद कर दिया नायब सैनी साहब ने। तो इसका मतलब साजिश रच रहे थे। फोन पे आना क्यों बंद कर दिया उन्होंने? एक सीएम भाई बातचीत से ही समाधान निकलेगा, अगर उनकी नीयत खराब नहीं थी। इन्होंने 3-4 बार फोन किया, फोन पे आए, इन्होंने कहा जी पानी गंदा आ रहा है प्लीज ठीक कर दीजिए, पानी गंदा आ रहा है प्लीज ठीक कर दीजिए। हाँ मैं करा रहा हूँ, हाँ मैं करा रहा हूँ। उसके बाद उन्होंने फोन पे आना बंद कर दिया। अगले दिन इन्होंने फोन किया जब 3 या 4 था, फिर 5 हो गया, फिर 6 हो गया, फिर 7 हो गया, तब इनके पास कोई चारा नहीं बचा जनता के बीच में जाने के सिवा। ठीक है, आपने इलू इलू एक टर्म का इस्तेमाल किया। इससे जुड़ा हुआ मेरा सवाल ये है कि इंडिया गठबंधन, राहुल गांधी, इसके साथ आपका भविष्य क्या रहने वाला है, ये जनता जनार्दन भी जानना चाहती है। क्योंकि लोकसभा चुनाव में हम साथ साथ हैं, विधानसभा चुनाव में हम आपके हैं कौन, ये रिश्ता क्या कहलाता है? आप मेरे से पूछिए राहुल गांधी जी से मेरा भविष्य क्या है। मेरा भविष्य मेरी बीवी के साथ है यार। मैंने उनसे कोई शादी नहीं की है राहुल गांधी जी से कि आप उनके साथ मेरा भविष्य ढूंढ रही हैं। उनके साथ मेरा कोई भविष्य नहीं है। मेरा अरे, इंडिया भविष्य गठबंधन दिल्ली के आपके की सहयोगी मेरा हैं। भविष्य दिल्ली की जनता के साथ है। मेरा भविष्य देश के 140 करोड़ लोगों के साथ है। ये इंडिया गठबंधन के आप लोग साथी हैं, लेकिन विधानसभा चुनाव में जिस तरीके से प्रहार आप पर राहुल गांधी कर रहे हैं, ये एक्सपेक्टेड था? क्योंकि दिल्ली कांग्रेस के नेता तो बोलते रहे हैं आप लोगों को लेकर, आपकी पार्टी को लेकर। उनसे पूछिए उनकी क्या मजबूरियां हैं। कुछ तो रहा होगा, कुछ तो मजबूरी रही होगी। राहुल गांधी जी की कुछ तो मजबूरी रही होंगी कि दिल्ली के चुनाव में आके जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की भाषा इस्तेमाल कर रहे हैं, ऐसे यूं थोड़ी हो। मतलब आप इसको कह रहे हैं कि मजबूरी का नाम आप इसको दे रहे हैं? मजबूरी में ही कहा है उन्होंने जो भी कहा है। उनसे पूछ लीजिए, एक इंटरव्यू उनसे भी कर लीजिए। अच्छा, ये बताइए कि इंडिया गठबंधन का आगे भविष्य क्या रहने वाला है? क्या आप लोग साथ रहेंगे चुनाव के बाद, एक मंच पर फिर नजर आएंगे? इंडिया का भविष्य है, गठबंधन बनते रहते हैं, टूटते रहते हैं। गठबंधन का भविष्य मत पूछिए। इंडिया इंपॉर्टेंट है, ये लोग इंपॉर्टेंट है। इंडिया का भविष्य मैंने उज्ज्वल है। सिर्फ इसलिए पूछा क्योंकि अखिलेश यादव आपके लिए प्रचार करने आ रहे हैं, समर्थन जुटा रहे हैं। अखिलेश जी अच्छे ममता लगते हैं। दीदी का भी साथ आपको मिल गया ममता है। जी भी अच्छी हैं। राहुल गांधी कैसे? राहुल गांधी से मेरे को वो कैसे हैं, ये कैसा है। अब प्रतिमा जी कैसी हैं? अरे आपने 2 ABP लोगों की कैसे- तारीफ की अरविंद जी। तो जो अच्छे लगे मैंने बता दिया, बस अब सबके बारे में मत पूछिए। अच्छा, महाकुंभ में जाने का विचार है आपका? जाएंगे, जरूर जाएंगे। आप जाएंगे महाकुंभ में? महाकुंभ में भगदड़ भी हुई जिसको लेकर खबर सामने आई, और उस पर जब सवाल उठाया गया, कई सारे विपक्ष के नेताओं ने उस पर सवाल उठाया, तो बीजेपी की तरफ से सनातन विरोधी जैसे टर्म्स का इस्तेमाल होने लगा। हर चीज में बीजेपी राजनीति करती है। राजनीति हर चीज में नहीं करनी चाहिए, शोभा नहीं देती है। इतने लोगों की मौत हो गई, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। मेरे पास हमारे कई नेताओं के फोन आए कि हमें इसमें ये इनके ऊपर आरोप लगाना। मैंने कहा नहीं, कुंभ में जो एक्सीडेंट हुआ, जो चाहे गलत प्रशासन की वजह से हुआ, जो भी हुआ, हमें उस पर राजनीति नहीं करनी। बीजेपी राजनीति कर रही है, बीजेपी को राजनीति मुबारक हो। हमें देश से प्यार है, हमें देश के लोगों से प्यार है। मनीष जी, एक शिकायत जो इस दौरान बहुत सारी जनता ने की, वो वीआईपी कल्चर को लेकर की। खास तौर पर कोई धार्मिक स्थल हो या कोई धार्मिक आयोजन हो, वहां पर वीआईपी कल्चर को लेकर आप क्या सोचते हैं? होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? देखिए, अगर आप ऐसे लोगों को बुला रहे हैं जो बहुत सिक्योर्ड हैं, सिक्योरिटी में रहते हैं, आप रखिए, लेकिन ये मत मान के चलिए कि केवल पूरा आयोजन ही वीआईपी तक सीमित होकर रह जाए। अच्छी बात है, आप किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति को बुला रहे हैं, प्रधानमंत्री जी जा रहे हैं, उनकी सिक्योरिटी उनके सब पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक है। होम मिनिस्टर साहब जा रहे हैं, वो बहुत वीआईपी उसमें जाएंगे, वो भी ठीक है। लेकिन सारा कुछ वीआईपीज को समर्पित हो और आम आदमी फिर भेड़ बकरी की तरह से जाके ट्रीट करो, वो गलत है। आप गांधी जी ने जो सिखाया था वो यहीं तो अप्लाई होता है कि भाई अंतिम पंक्ति में खड़े आदमी के लिए अगर आपने कुंभ में व्यवस्था ठीक कर दी तो दुनिया के किसी भी वीआईपी को बुला लीजिए, उसके लिए व्यवस्था ठीक ही होगी। पर आपने चंद वीआईपीज के लिए ठीक कर दी तो उसके बाद बाकी जनता तो भेड़ बकरियों की तरह रहेगी ना। ये सारे तंत्र में इनका
अप्रोच यही है। महाकुंभ का आयोजन करेंगे, उसमें भी वीआईपीज के लिए खास और बाकी जनता के लिए कुछ नहीं। एजुकेशन भी खोलेंगे तो कुछ लोगों के लिए बहुत अच्छा, बाकी के कुछ नहीं। पैसा भी खर्च करेंगे सरकार का तो कुछ लोगों के लिए खर्च करेंगे और बाकी के लिए कुछ नहीं। तो ये जो तंत्र है ना कि आम जनता के लिए कुछ नहीं, केवल कुछ खास लोगों के लिए काम करिए, चाहे वो कुंभ का आयोजन हो, शिक्षा हो या सब्सिडीज हो, ये नीति गलत है। नीति ये होनी चाहिए कि हर आप जो भी नीति बनाएं ये देखें कि सबसे पीछे जो आदमी खड़ा है, सरकारी स्कूल में जो बच्चा पढ़ रहा है, टेल एंड पे जो बच्चा पढ़ रहा है, उसको कैसी शिक्षा मिल रही है, उससे आपको समझ में आ जाएगा। महाकुंभ में सबसे पीछे दूर के कोने पे जो आदमी नहाने जा रहा है, पीछे लाइन में लग के, उसके लिए कैसी व्यवस्था है। अगर आपने वो व्यवस्था ठीक कर दी वीआईपी के लिए, तो अपने आप ठीक हो जाएगी। वीआईपी कल्चर पर आपकी भी राय जानना चाहूंगी मैं सत्येंद्र जैन जी, होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, खासतौर पर जहां पर धार्मिक स्थल है, किसी तरीके का धार्मिक आयोजन हो रहा है। देखो मनीष जी ने जो बताया ना बिल्कुल ठीक है। अगर आप सबसे लास्ट वाले के लिए तैयारी करेंगे तो उससे आगे वालों के लिए तो दिक्कत है ही नहीं। अब मैं ये कह दूं कि जी अब कई लोगों के नाम लिए, जैसे उनकी हटा दीजिए सिक्योरिटी, ये बड़ा मुश्किल है। पर आम आदमी के लिए सबसे आगे लाइन में आम आदमी को मानना चाहिए। लाइन को उल्टा कर दो, क्या आपने सबसे पीछे रखा है आम आदमी को, आम आदमी सबसे आगे कर दो। एक और चीज मैं कहना चाहता हूँ, आम आदमी पार्टी गरीबों की पार्टी है, लोअर मिडिल क्लास की पार्टी है और मिडिल क्लास की पार्टी है। बीजेपी धन्ना सेठों की पार्टी है, अरबपतियों की पार्टी है, अमीरों की पार्टी है। तो जो आप कुंभ में देख रहे थे वो धन्ना सेठ, मैंने देखा को बड़े बड़े उद्योगपति और बड़े बड़े उनको वीआईपी। ये दिल्ली का चुनाव भी बड़ा इंपॉर्टेंट है इस तरह से। ये जितने आपके ऑडियंस में बैठे हैं सारे मिडिल क्लास वाले हैं मोस्टली। इनमें से कोई एक आदमी अगर 1 लाख रुपया महीना कमाता है तो साल के 12 लाख कमाता है। उस 12 लाख में से वो जीएसटी देता है, इनकम टैक्स देता है, एंटरटेनमेंट टैक्स देता है, कैपिटल गेन्स टैक्स देता है, प्रॉपर्टी टैक्स देता है, एजुकेशन सेस देता है, पता नहीं क्या क्या देता है। लगभग आधी इनकम उसकी 12 लाख में से 6 लाख रुपए उसकी टैक्स में चली जाती है। ये जो टैक्स है इसी से सरकारी खजाना भरता है। ये सरकारी खजाना जब दिल्ली में आता है तो हम इनके लिए स्कूल बनवाते हैं, शिक्षा फ्री कर देते हैं, मोहल्ला क्लिनिक बनवाते हैं, इलाज फ्री कर देते हैं, दिल्ली मेट्रो की नेटवर्क बनाते हैं, पानी का नेटवर्क बनाते हैं, पानी फ्री कर देते हैं, महिलाओं की बस यात्रा, इनके ऊपर खर्चते हैं। जब बीजेपी की सरकारों में ये खजाना जाता है तो वो बड़े बड़े चंद अरबपतियों को वो पैसा दे देते हैं। और वो पैसा देने का उन्होंने एक सिस्टम बना लिया है, तरीका। पहले किसी अरबपति को लोन देते हैं, कर्जा, और 3-4 साल बाद उसका कर्जा माफ कर देते हैं। जैसे अभी एक बहुत बड़े उद्योगपति हैं, उनको 47,000 करोड़ रुपए का कर्जा दे दिया इन्होंने, और 2-4 साल के बाद 46,000 करोड़ माफ कर दिया। ये क्या है? ये चल क्या रहा है देश में? एक और उद्योगपति हैं, उनको 6,500 करोड़ रुपए का कर्जा दे दिया, 5,000 करोड़ माफ कर दिया। मैंने पूरी दिल्ली में सारी महिलाओं को, दिल्ली की 1 करोड़ महिलाओं को मिला के बस यात्रा फ्री करी, उसमें 400 करोड़ रुपए लगे। बस 400 करोड़ रुपए जब मैंने दिल्ली की महिलाओं का फ्री करा तो बीजेपी ने इतनी गालियां दी, फ्री 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 कर रहा है केजरीवाल। ये फ्री नहीं है। देश के 400 लोगों का, बस 400 लोगों का इन्होंने 5 साल में 10 लाख करोड़ रुपया माफ कर दिया इन लोगों ने, बीजेपी वालों ने। ये देश में खुलेआम लूट चल रही है। तो ये सरकारी खजाने की गंगा दिल्ली में आम आदमी की तरफ बह रही है, बीजेपी की सरकारों में ये 400 अरबपतियों की तरफ बह रही है। धारावी किसको धारावी की जमीन किसको दी गई है बताइए? आप उद्योगपति धारावी की जमीन किसको दी गई है? आप उद्योगपतियों धारावी की जमीन किसको दी गई है? किसको दी गई है धारावी की? जरा जोर से बोल दिए माइक में, किसको दी गई है? बोलिए अरविंद जी, आप भी बोलिए, खुलकर बोलिए। उद्योगपतियों का रेफरेंस मत दीजिए, नाम लीजिए, यही तो आपसे एक्सपेक्टेड है, आप नाम लीजिए। जनता जानती है दिल्ली की सारी इन्होंने प्लान बना रखा है। ये दिल्ली का चुनाव क्यों लड़ रहे हैं? आपका भला करने के लिए नहीं लड़ रहे, 2 कारणों से लड़ रहे हैं। एक तो दिल्ली का सरकारी खजाना दिल्ली की जनता पे खर्च नहीं होना चाहिए, ये भी उन उद्योगपतियों के पास जाना चाहिए, ये चाहते हैं। दूसरा, झुग्गी वालों की झुग्गियां 1 साल में तोड़ के वो सारी जमीन अरबों खरबों की वो भी उसी दोस्त को दे देंगे जहां जिसको धारावी दी है।
अच्छा, आप गरीबों के मसीहा हैं, मिडिल क्लास वालों की पार्टी है, तो शीश महल के आरोप भी तो आप ही पर लगे हैं। खोल दो उसको, जनता के लिए खोल दो, जनता को दिखा दो। झूठ क्यों बोलते हो? दिखा दो जनता को, खोल दो। मैं तो कह ही रहा हूं, इतने दिन इन्होंने मेरे पे, मैं देखो मेरे को गाली गलौज करनी नहीं आती, मैं फिर से कह रहा हूं, मैं इंजीनियर हूं, मैं 12 साल से राजनीति में हूं, दुर्भाग्यवश मैं राजनीति सीख नहीं पाया। मैंने पढ़ाई इंजीनियरिंग की आईआईटी खड़गपुर से। इंजीनियर था, इंजीनियर हूं, इंजीनियर रहूंगा। मेरे से बिजली ठीक करा लो, आपने तो अच्छे को राजनीति सिखा दी, आप कह रहे हैं मैं राजनीति ठीक नहीं करा सीख लो, पा। मेरे से पानी ठीक करा लो। बिजली ठीक कर दी आप लोगों की, 24 घंटे कर दी। देश के किसी हिस्से में, इनकी 20 राज्यों में सरकार है, कहीं 24 घंटे बिजली नहीं है। मेरे से पानी ठीक करा लो, स्कूल बनवा लो, अस्पताल बनवा लो, सड़कें बनवा लो, सीवर बड़ी अच्छी बनाता हूं मैं, वो ये नहीं कर सकते। लेकिन मेरे को राजनीति करनी नहीं आती। आपने कहा शीश महल की बात, सीएम रेजिडेंस की बात, कई दिन इन्होंने उठाया। ये लोग मेरे को कहते रहे कि हमें मैंने कहा नहीं, हमें गाली गलौज नहीं करनी, हमें इस मुद्दे पे चुनाव नहीं लड़ना, हमें जनता के मुद्दे पे। पर ये माने ही नहीं। अब ऐसे लगने लगे ये चुनाव इसी मुद्दे पे। तब हमने एक दिन एक ही लाइन बोली, हमने कहा खोल दो, जनता को दिखा दो। भाग गए सारे बीजेपी वाले, अब शक्ल नहीं दिखा रहे अपने बीजेपी। पुलिस लगा दी, सौरभ भारद्वाज, संजय सिंह गए, बोले जनता को दिखा दो, सारे टीवी कैमरा अंदर घुसा दो। भाग गए बीजेपी वाले, पुलिस लगा दी, अंदर कोई नहीं जाएगा। ये क्या है? ऐसे राजनीति होगी? झूठ 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 झूठ, गाली 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 गाली, ये चल क्या रहा है? सोने के कमोड, स्विमिंग पूल, पता नहीं क्या। कहां है सोने के स्विमिंग पूल? कहां है सोने की टॉयलेट? कहां है? वो राजमहल में है, शीश महल में नहीं है। आप कुछ कह रहे थे? मैं कह रही थी प्रतिमा जी, मैंने भी ये सुना है कि जो प्रधानमंत्री आवास है वहां पे एक 300 करोड़ का कालीन है जो सोने के धागे से बना हुआ है, मिडल ईस्ट के किसी देश से आया है। आप बुलाइए भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता से, पूछिए कहां से आया है। हम तो ये भी कह रहे हैं खोल दीजिए सीएम आवास और साथ में खोल दीजिए पीएम आवास। तो ये मुद्दा आप लोगों ने, सवाल ये भी है कि ये मुद्दा आप लोगों ने पहले क्यों नहीं उठाया कि ऐसा कुछ हो रहा है? क्योंकि में नहीं करना चाहते थे। अच्छा, वो दिल्ली की राजनीति का फोकस स्कूल, अस्पताल, बिजली, पानी से हटाना चाहते हैं। कहते हैं आ जाओ, गालियां देते हैं, आ जाओ गालियां देते हैं। हम कहते हैं आ जाओ स्कूल की बात करते हैं, तो उनको वो स्कूल की बात ही नहीं। और वो कहते हैं आ जाओ, वो उनका क्षेत्र है राजनीति का, उन्हें गालियां बड़ी अच्छी आती है। हमारे माँ बाप ने गाली देना सिखाया नहीं है। तो कह रहे पंजाब की पूरी मशीनरी लगा रखी है आप लोगों ने। कहां लगा रखी है? यही आरोप लगा रहे हैं आप? लगाते। आप बीजेपी वालों को सीरियसली क्यों लेते हैं? आपके प्रतिद्वंदी है तो जो कह रहे हैं, मैं सवाल आपसे जनता के मुद्दों को उठाइए। देखिए, आपका एबीपी चैनल देश का लगभग सबसे बड़ा चैनल है। पिछले आधे घंटे में हम लोगों ने जनता के मुद्दों की बात नहीं करी, बीजेपी के मुद्दों की बात करी। बीजेपी के मुद्दों से देश का समाधान नहीं हो सकता, जनता के मुद्दों से देश का समाधान होगा। चलिए जनता के मुद्दों पर आते हैं। सीवर को लेकर बहुत शिकायत है, कूड़े को लेकर बहुत शिकायत है। जब मैं ग्राउंड पर गई हूं तो लोगों ने वो बात कही है, और आपने भी ये एड्रेस किया था कि ऐसे कुछ काम है जो नहीं हो पाए। क्यों नहीं हो पाए? जैसे 3 काम मैं बताना चाहूंगा। 2020 में मैंने कहा था 24 घंटे पानी दे दूंगा, साफ पानी दे दूंगा, यमुना साफ कर दूंगा, और दिल्ली की सड़कों को शानदार यूरोपियन स्टैंडर्ड का बना दूंगा। और भी कई सारी बातें कही थी, वो पूरी हो गई। ये 3 रह गई। ये 3 बहुत बड़े काम हैं। इसमें हमारी पूरी टीम की जरूरत है, मैं अकेला नहीं कर सकता। कुछ चीजें सतिंदर जैन के दिमाग में थी, कुछ मनीष जी के दिमाग में थी। तो पहले 2.5 साल कोरोना हो गया, उसके बाद पहले सतिंदर जी को जेल में डाल दिया, फिर उन्होंने मनीष सिसोदिया जी को जेल में डाल दिया, संजय सिंह को जेल में डाल दिया, मुझे जेल में। हमारी टीम बिखर गई, इसीलिए हम ये 3 बड़े काम नहीं कर पाए। ये मेरा सपना है दिल्ली के लिए और दिल्ली वालों के लिए, और ये दिल्ली वालों का भी सपना है कि साफ पानी आना चाहिए, 24 घंटे आना चाहिए, सड़कें साफ और सुंदर होनी चाहिए, और यमुना साफ होनी चाहिए। हमारे पास विजन भी है, प्लान भी है, पैसा भी है। अगले 5 साल के अंदर इन तीनों कामों को कर देंगे। एक लव एंड हेट रिलेशनशिप एलजी के साथ भी दिल्ली के सीएम का रहा है, पुराना है, और मुझे लगता है आगे भी जारी रहेगा। सॉरी, लव एंड हेट रिलेशनशिप एलजी के साथ भी चलता रहता है, दिल्ली की सरकार का, सीएम का खासतौर। देखिए, हम तो यही कहेंगे, हम तो दिल्ली के लोगों के लिए काम करना चाहते हैं, और हमने तो हमेशा कोशिश करी है कि जो हमें मदद कर सकता है, चाहे एलजी साहब हो, चाहे बीजेपी की केंद्र सरकार हो, चाहे दिल्ली के लोग हो, कोई भी हमारी मदद करेगा दिल्ली को बेहतर बनाने में, हम उनकी मदद लेने को तैयार हैं। लेकिन दुख की बात यह है कि
एलजी साहब एक संवैधानिक पद पे बैठे हुए हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता नहीं है, लेकिन जिस तरह से पिछले 1.5-2 साल में उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता की भूमिका निभाई है, जिस तरह की वो चिट्ठियां लिखते हैं, जिस तरह की वो भाषा बोलते हैं, मुझे लगता है कि संवैधानिक पद पे बैठे हुए व्यक्ति के लिए वो उपयुक्त नहीं है। हम तो आज भी चाहेंगे एलजी साहब के साथ मिलकर दिल्ली वालों का काम हो। अच्छा, वो हमें मदद ना करें, लेकिन जो उनका काम है, उनका एक काम है दिल्ली में केंद्र सरकार का और उनके नुमाइंदे जो हैं एलजी साहब, कि दिल्ली को अच्छी सुरक्षा व्यवस्था दे दें। आज आप देखिए उनके पास जो एक काम है दिल्ली की लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना, उसका इतना बुरा हाल हो गया। आज दिल्ली का वो हाल हो गया जैसे 90s में हम बॉम्बे का सुनते थे ना, गैंगस्टर कैपिटल, कि कहीं पे गोलियां चल रही हैं, कहीं पे किडनैपिंग हो रही है, कहीं पे फिरौती की कॉल्स आ रही हैं। तो आज ये मैटर, आज दिल्ली के लोग ये देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के पास जो एक काम था दिल्ली के लोगों को सुरक्षा देना, उसका बुरी तरह से भट्टा बैठ गया है। जो काम दिल्ली के लोगों ने अरविंद केजरीवाल जी को दिया, बिजली ठीक कर दी, पानी ठीक कर दिया, स्कूल अच्छे कर दिए, मोहल्ला क्लिनिक बना दी, तीर्थ यात्रा करवा दी, बस सेवा अच्छी कर दी, तो दिल्ली के लोगों को भी पता है कि अगर गलती से ये सारे काम बीजेपी को दे दिए, जिस तरह लॉ एंड ऑर्डर का भट्टा बैठाया है, भारतीय जनता पार्टी बिजली, पानी, स्कूल, अस्पताल का भी भट्टा बैठा देगी। इसीलिए वो सोच समझ के ही वोट देने वाले हैं। चलिए, आखिरी सवाल है मेरा और ये आप सभी से है, तो एक एक कर मैं चाहूंगी कि आप सभी बता दें, अपने अलावा आप राजनीति में किसे ईमानदार नेता मानते हैं? नहीं, ईमानदार नेता बहुत हैं। इधर आपके चैनल पे बैठ के मैं नाम गिनाना चालू करूं, ये सही नहीं है। हमने कभी नहीं कहा कि सारे गड़बड़ हैं, सारे अच्छे लोग हैं, बुरे लोग हैं। हर क्षेत्र में अच्छे लोग, बुरे लोग सब होते हैं। आदर्श, देखिए, मैं भी इस बात से सहमत हूँ, हर पार्टी में अच्छे लोग होते किसी हैं। एक का नाम तो आप ले सकते हैं, अरविंद के अलावा किसे ईमानदार मानते हैं? ईमानदारी बेईमानी का सर्टिफिकेट नहीं देता, लेकिन अगर आप मुझे बीजेपी में पूछें, मुझे गडकरी जी बहुत अच्छे लगते हैं। उन्होंने अच्छा काम किया है, उनके काम का और उनके व्यक्तित्व का मैं प्रशंसक हूं। अब आपके इस इंटरव्यू के बाद कभी उनके ऊपर गाज ना गिरे, मैं भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ। आतिश, बीजेपी के नेताओं में कोई भी नेता किसी भी पार्टी का हो सकता है, अरविंद के अलावा, जिसे आप हमारी ईमानदार मानती हैं? हमारी पार्टी में, हमारी पार्टी के बाहर बता सकती हैं कोई? हमारी पार्टी में तो मैं सब नेताओं को ईमानदार मानती हूँ, ये तो सच्चाई है। आज भी आप देखिए, जब हम तीनों लोगों ने जब चुनाव के लिए, अपने चुनाव लड़ने के लिए क्राउड फंडिंग की कैंपेन की है, बीजेपी हम पे आरोप लगाती है कि जी ये तो मंत्री रहे, मुख्यमंत्री रहे, इन्हें पैसों की क्या जरूरत है। हमें पैसों की जरूरत है क्योंकि हम ईमानदारी से हमने सरकार चलाई है, अपनी तनख्वाहों से अपने घर चलाए हैं। आप मुझसे पूछिए 40 लाख रुपए चुनाव लड़ने के लिए तो मेरे पास तो नहीं है, मनीष जी के पास भी नहीं है, सत्येंद्र जी के पास भी नहीं है। आखिर में जल्दी से मनीष जी, आपकी नजर में कौन है ईमानदार नेता, और सत्येंद्र जैन जी आप? देखिए, मेरी नज़र में मैं किसको सर्टिफिकेट दूं वो महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण ये कि जनता किसको ईमानदार मानती है। और जनता में आप चले जाइए, हम यहाँ बहस कर सकते हैं कि फलाने के पास फलाना नहीं है, फलाने ने इतने मकान बना रखे हैं, उसने दुबई में होटल खोल रखा है, नहीं खोल रखा है। जनता को ये भी पता होता है कि इसकी वाइफ के भतीजे के नाम कौन सा फ्लैट है, जनता को वो भी पता होता है। ठीक है सर, आखिर में मुझे पता है आप लोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस से आपको निकलना। ऐसा है, जिसका भी हम नाम ले देंगे ना, उसके पीछे सीबीआई ईडी कल से पड़ जाएगी, तो इसलिए है तो बहुत सारे। ठीक है, अब एक का नाम अरविंद जी ने लिया है, अब मैं तो दुआ करूंगा किसी और का नाम हम ना ले तो अच्छा है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का न्यूज़ के शिखर सम्मेलन में हमारे साथ जुड़ने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।